Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on Planet Gate संकल्प गेट 2022 बैच नेटवर्क एनालिसिस. तो यार नेटवर्क का आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर के आ गए हैं और आज खत्म करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को कल कुछ चीजें बता दी थी. क्या क्या चीजें बता दी थी? मैंने बता दिया था एक्टिव पैसिव एलिमेंट और लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट. ये दो चीजें हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर बेहतरीन वे में कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बाकी की चीजें, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट. ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर. तो हो जाओ तैयार क्योंकि मजा आने वाला है यार, मचाने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से. Let's get started. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब ये सब चीजें मेरे बारे में जानते हो बेटा, लेकिन आप ये भी जान लो कि इतने वंडरफुल फ्री इनिशिएटिव्स जो आपके लिए आते हैं दैट इज ओनली एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अनअकैडमी. क्योंकि बेटा आपका साथ देता है अनअकैडमी, जो कि बच्चे बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाता है. जो बच्चे सपना देखने में भी डरते हैं कि यार हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कैसे रैंक ला पाएंगे, उनको एनेबल करता है अनअकैडमी. उनको एनेबल करता है अनअकैडमी. और That is why Unacademy is not an organization, it is a mission or revolution. तो बेटा हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको मिलेंगे Unacademy लर्निंग ऐप पे भी. आप Unacademy लर्निंग ऐप पे जाइए और वहां पे आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE टू एक्सेस एनी फ्री इनिशिएटिव. ठीक है, इसके अलावा देखो यार मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी बेटा. जैसा मैंने आपको बताया डेली 1 बजे और 5 बजे मैं नेटवर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूं. तो जो बच्चे नेटवर्क एक बार पढ़े हुए हैं दे कैन ऑल्सो कम विद मी एंड सॉल्व द PYQ. और आप चाहें तो आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. और कहीं अगर डाउट रह जाए आपके डाउट को भी किया जाता है क्लियर. और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE. इसके अलावा मेरे बच्चों आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लास देखने का ऑप्शन. इन केस अगर कोई लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप कितनी बार भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं. और इससे भी एक कदम आगे जा सकते हैं यूजिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां ये सब तो मिलेगा, साथ में मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि खुद होगा गेट और ESE रैंक का और आपको गाइड करेगा, आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बनवाएगा. और ना सिर्फ इतना, टीचर्स आपके साथ करेंगे पर्सनल इंटरेक्शन, आपको मिलेगा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस और इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल. और ना सिर्फ इतना, एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे के सारे डाउट्स. तो बेटा यहां अगर कोड लगाते हो अंकित ESE तो इस अमेजिंग सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट. और जितनी स्पेशल क्लास देखते हो उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिलता है. बेटा स्पेशल क्लास का लिंक ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम उसे दो, वो ओपन हो जाएगा. लेट लोड होता है लेकिन ओपन होता है. ठीक है, अब यार देखो जैसा मैंने बताया नया बैच आ रहा है 17 तारीख से भाई. इस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग. विशाल सर स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए कंट्रोल. मैं 17 से एनालॉग स्टार्ट करूंगा और 31 से विशाल सर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल. और 2023 के लिए भी सेम प्लान है हम लोगों का. अंकित ESE कोड से बेटा आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600. जैसा मैं हमेशा कहता हूं 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन परचेज इट ऑन EMI. तो आप EMI इक्वली 12 EMI में पे कर सकते हो, मंथ ऑन मंथ पे कर सकते हो ऑन डेबिट कार्ड एज वेल. आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर का फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600. अगेन बेटा 2 ईयर को प्रेफरेंस देना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होगा और आप EMI पे भी ले सकते हैं. और ये मेरा अनअकैडमी आईडी है यार, मुझे फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई. तो मुझे फॉलो कर लेना, यहां से आप मुझसे चैट भी कर सकते हो. आज का सेशन अब देखो लास्ट लेक्चर में अगर हम रिकैप करें, पहले एक बार रिकैप करें तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था लास्ट क्लास में यार.
लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में बात की थी यार, काफी चर्चा हुई थी हमारी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स को लेके, सही बात है, काफी चर्चित टॉपिक था और हमने सारी कंट्रोवर्सी को साइड लगाया था। इसके बाद हमने बात की थी लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, और मैंने आपको यह भी प्रूव किया था मेरे भाई कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर लीनियर एलिमेंट, सही बात है। इस पे भी हमारी बात हुई थी अच्छे से, इस पे भी हमारी बात हुई थी भाई अच्छे से। तो ये दो चीजें हमने कर ली थी। अब हम आज क्या करेंगे, अब हम आज क्या करेंगे यार, इसरो के बारे में बेटा अभी सेशन लगा तो था क्रिएट्रिक्स चैनल पे। अब आज हम बात करेंगे यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। फिर हम बात करेंगे टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट एलिमेंट। इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये सिग्नल वाला नहीं है टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, ठीक है, ये अलग है, ये सिग्नल से अलग है। तो ये चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ छूट रहा है क्या? मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एक क्लासिफिकेशन और होता है जो मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। कौन सा होता है? यूनिलेटरल, बाइलेटरल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट। और कोई सा हम बोल रहे हैं क्या भाई? बताओ जल्दी से, कोई क्लासिफिकेशन स्किप कर रहे हैं क्या अपन? ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या कि कोई क्लासिफिकेशन मिसिंग है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 होते हैं। अब 5वां कौन सा होता है यार, ये याद नहीं आ रहा है, बताना एक बार। हाँ, लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सही, यही दिमाग से सरक गया था। थैंक यू गाइस। ये 3 क्लासिफिकेशन आज कराऊंगा, ठीक है। तो आज इस टॉपिक का दी एंड कर देंगे। कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज करेंगे, ऊपर वाले 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करें मेरे भाई आज की कहानी। आज की कहानी शुरू कर लेते हैं। नोट्स बनाते चलना मेरे भाई। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट, यूनिलेटरल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझा देता हूं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बेटा, यूनिलेटरल बाइलेटरल ही होता है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल एक ही मतलब है, वही होता है यूनिलेटरल बाइलेटरल। सुनो अब देखो कुछ एलिमेंट मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जिन एलिमेंट्स में अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो भी वो एलिमेंट का नेचर नहीं बदलता, यानी कि एलिमेंट जैसे पहले बिहेव कर रहा था वैसे ही वो बाद में भी बिहेव करता है। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ बाई डायरेक्शनल और बाइलेटरल एलिमेंट। यानी इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है if an element has identical behavior or identical VI characteristics, ठीक है। इफ एन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल बिहेवियर और आइडेंटिकल VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर करंट in both direction, for current in both direction, it is said to be bilateral।
क्या बोला जाता है इसको? बाइलेटरल। यानी कि करंट आप उसके अंदर राइट में फ्लो कराओ या फिर लेफ्ट में फ्लो कराओ, जो V और I का ग्राफ है वो दोनों ही जगह पे सेम आता है। अगर दोनों जगह पे ग्राफ सेम आएगा तब आप उसे क्या बोलते हो? बाइलेटरल एलिमेंट। तब उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? बाइलेटरल टाइप ऑफ एलिमेंट। बात क्लियर हुई? अगर दोनों डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक वेरी कर गई, यानी एक डायरेक्शन का ग्राफ अलग है, दूसरी डायरेक्शन का ग्राफ अलग है, तब आप उसे क्या बोलोगे? यूनिलेटरल। इफ कैरेक्टरिस्टिक is not same for current in both direction, ये नोट डाउन करते चलना मेरे साथ, then it is said to be यूनिलेटरल। तब इसे क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल। ठीक है, तब इसको यूनिलेटरल बोला जाता है। अब बेटा देखो, ये वाला नोट डाउन कर लिया ना? यूनिलेटरल का एग्जाम्पल जो बार बार आप चैट के अंदर भी डाल रहे हो, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है डायोड। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है डायोड। डायोड में जब आप एनोड से कैथोड करंट फ्लो कराते हो, देन इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट और इट एक्ट्स एज अ ऑन स्विच। और डायोड में जब आप कोशिश करते हो कि कैथोड से एनोड करंट चला जाए, तब वो काम करता है ओपन सर्किट का। ठीक है, देन इट वर्क्स एज ओपन सर्किट। तो बेटा इस तरह से डायोड दोनों डायरेक्शन में एक जैसा बिहेवियर नहीं एग्जिबिट करता, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल डिवाइस। ठीक, तो देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे डायोड ले लेते हैं, काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है। अभिनव, अभी मैं तुम्हारे पॉइंट पे आता हूं कि लीनियर एलिमेंट बाइलेटरल होते हैं, इस पे आता हूं। देखो डायोड है, अब ये इसका करंट होता है IA और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इफ IA इज पॉजिटिव, यानी कि करंट जा रहा है एनोड टू कैथोड, तब क्या होता है? डायोड एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। अगर देखो करंट नेगेटिव आता है, यानी आपका करंट जाने की कोशिश अगर करता है कैथोड से एनोड, कहां जाने की कोशिश करता है? कैथोड से एनोड, तो यहां पे डायोड एक्ट्स एज ओपन सर्किट। सही है? नहीं तो वैसे भी देखो, अगर आपको डायरेक्टली VI कैरेक्टरिस्टिक से देखना है ना, अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल VI कैरेक्टरिस्टिक, तो आप VI कैरेक्टरिस्टिक से बात कर लो मेरे भाई। अब VI कैरेक्टरिस्टिक से जब आप बात करोगे, तब आप क्या बोलोगे? कि ये करंट देखो ऐसा दिखता है। ये चीजें आप एनालॉग के अंदर पढ़ते हो मेरे भाई। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये जो नेगेटिव करंट है, नेगेटिव करंट के लिए ग्राफ अलग है, पॉजिटिव करंट के लिए ग्राफ अलग है। तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ इज नॉट सेम इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ग्राफ मेरे भाई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम नहीं है, देन इट इज यूनिलेटरल।
देन इट इज यूनिलेटरल। समझ में आया? ग्राफ सेम नहीं आया ना, ग्राफ सेम नहीं आया, बात क्लियर हुई? ग्राफ अगर देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाता ना, ऐसे इसके अबाउट अगर मिरर इमेज बन जाता, देन वी विल कॉल इट एज अ बाइलेटरल एलिमेंट। तो बाइलेटरल एलिमेंट की खासियत क्या होती है? द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, द ग्राफ और द वी कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई भाई सब लोगों को? फटाफट से बता दो मेरे भाई, फटाफट से। ठीक है, आगे चलें। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लेना, फॉर बाइलेटरल एलिमेंट, फॉर बाइलेटरल एलिमेंट द वी कर्व, फॉर बाइलेटरल एलिमेंट द वी कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। For bilateral element, the VI curve is always symmetric about origin, is always symmetric about origin। ठीक है, origin के about symmetric है भाई। अब चलो यार, मैं आपसे एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अच्छा, पहले ही वाले पे बात कर लेते हैं, लीनियर और बाइलेटरल पे। अब देखो, ये अभिनव ने जो पॉइंट उठाया ना, लीनियर और बाइलेटरल का रिलेशनशिप, इस पे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताना, अगर ये वी आई कर्व है तो लीनियर और बाइलेटरल जज करने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर ये वी आई कर्व है तो इसमें लीनियर और बाइलेटरल जज करना है। बताओ, लीनियर है या नॉन लीनियर, बाइलेटरल है या यूनिलेटरल? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भाई, ये लीनियर है या नॉन लीनियर, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल? चलो बताओ मेरे भाई जल्दी से। कम ऑन एवरीबॉडी। डायोड श्रेष्ठ मैंने कल ही तो बताया था पैसिव है, ना तो एम्पलीफाई कर सकता और ना ही एनर्जी सप्लाई कर सकता। बिल्कुल, ये नॉन लीनियर है। यूनिलेटरल या बाइलेटरल भाई? ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल क्यों है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल है ना कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए दिस इज बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब ऐसे ही देखो, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब अगर मैं वी आई का ग्राफ आपको ऐसे दिखाऊं भाई, कुछ ऐसे। अब ये बताओ, अब ये वाला बताओ भाई क्या है? फटाफट से बताओ, ये क्या है? कम ऑन एवरीवन, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए। क्या है ये? कह सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू से जज कर लिया, कह सकते हो बिल्कुल। चलो ये वाले पॉइंट पे भी हम चर्चा करते हैं। देखो अभी ये जो पॉइंट आया है फ्रेश एकदम, पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा? जो चीज मैंने आपको बोली है ना, उसी को पैराफ्रेज करने का तरीका, पैराफ्रेज करने का ये तरीका कि इफ resistance और slope of VI characteristic
if resistance or slope of VI characteristic is same for I greater than 0 as well as I less than 0, then element is said to be क्या? बाइलेटरल. क्या? बाइलेटरल. ठीक है, यही चीज आप कह सकते हो ग्राफ सेम है, या ये कहना ग्राफ का स्लोप सेम है. बात तो एक ही, अगर ग्राफ सेम होगा तो स्लोप तो सेम होगा ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, अगर VI कर्व की जगह IV कर्व भी दे दे तब भी बातें सेम रहेंगी, तब भी बातें एकदम सेम रहेंगी. VI का इनवर्स ही तो हुआ एक तरह से IV. अब देखो यार, यानी कि यहां पे ये समझ आता है कि बाइलेटरल में लीनियर भी हो सकता है एलिमेंट और नॉन लीनियर भी हो सकता है. तो आप ये बात को समझो कि जो एलिमेंट लीनियर है वो तो बाइलेटरल होगा ही होगा, क्योंकि जो लीनियर है वो y इक्वल टू mx का रिलेशन फॉलो करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर वो y इक्वल टू mx का रिलेशन मेरे भाई फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक आएगा. तो आप ये पॉइंट भी लिखो यार, ऑल लीनियर एलिमेंट्स, ध्यान से लिखो, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल. All linear elements are bilateral, but vice versa may not be true. But vice versa may not be true. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई भाई? आप ये बात को जान लो कि बाइलेटरल जो है वो लीनियर हो जरूरी नहीं, लेकिन लीनियर बाइलेटरल होगा ऐसा जरूरी है. तो हम लोग ना ऐसे दिखा सकते हैं यार, कि अगर वेन डायग्राम से शो करो, बड़े वाला सर्कल अगर बाइलेटरल है तो बाइलेटरल का सबसेट होता है लीनियर. तो जो एलिमेंट लीनियर है वो तो बाइलेटरल होगा ही होगा. ठीक है, जो एलिमेंट लीनियर है वो बाइलेटरल होगा ही होगा, लेकिन अपोजिट ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है. मजा आया? समझ आया यूनिलेटरल बाइलेटरल का मतलब? अगर समझ आया तो बताओ, आपकी नॉलेज का टेस्ट कर लिया जाए, फिर चेक कर ले भाई तुम्हारी नॉलेज कितना क्लियर हुआ और कितना नहीं हुआ. बोलो. चल, इसी बात पे आ रहा है सवाल. ये रहा. अरे यार ये कहां पहुंच गए हम, चलो इस पे बाद में आएंगे. ये रहा. The VI characteristic of a element is given below. Determine whether the element is bilateral or unilateral. चलो बनाओ फटाफट. VI कर्व आपको दिया है, आपसे पूछा है एलिमेंट बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है. बोलो भाई, फटाफट से बोलो क्या है. चलो, क्या है ये? बाइलेटरल? नहीं मेरे भाई, दिस इज यूनिलेटरल. क्यों है सर ये यूनिलेटरल? क्योंकि ये इंटरसेप्ट 5 है और ये वाला 4 है. इंटरसेप्ट is not same for I greater than 0 and I less than 0. आइडेंटिकल नहीं है ना मेरे भाई, आइडेंटिकल नहीं है ये. समझ में आया? ये आइडेंटिकल कहां हुआ? यहां 4 वोल्ट है और यहां 5 वोल्ट है, तो इट इज नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, नॉन लीनियर तो है ही है, लेकिन मैंने आपसे बस बाइलेटरल यूनिलेटरल पूछा है. ठीक है, अगला ट्राई करना इसी बात पे. ये तो काफी बच्चों ने गलत कर दिया. अब ये बताओ, बाइलेटरल या यूनिलेटरल? जल्दी बताओ अगला. इज दिस बाइलेटरल और यूनिलेटरल? और जैसा मैंने बताया भाई, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करो, क्वेश्चन क्लास के बाद नोट डाउन कर लेंगे.
प्रथमेश बेटा तब भी सैचुरेशन जिस पॉइंट पे आ रहा है वो पॉइंट भी सेम होना चाहिए। यही तो कह रहा हूं, अगर लिमिटेड नॉलेज एग्जाम में लेके जाओगे कि भाई v/i, बस v/i से हो जाता है काम, तो नहीं चलेंगी चीजें। आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक फंडामेंटल ये है कि ग्राफ सेम होना चाहिए फॉर i ग्रेटर देन 0 एंड i लेस देन 0। ग्राफ सेम होना चाहिए। ग्राफ अगर सेम होगा तो स्लोप तो सेम होगा ही होगा, लेकिन स्लोप सेम होने से ग्राफ भी सेम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या है भाई, यूनिलेटरल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ग्राफ सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सिमेट्रिकल, characteristics are not symmetrical about origin, but they are symmetrical, they are symmetrical about y-axis। ठीक है भाई, फंडामेंटल पे काम करो। फंडामेंटल पे अगर आपने काम कर लिया कि ग्राफ देख के जज कर रहे हो तो चीजें इजी हैं, और जो बच्चा सिर्फ रेजिस्टेंस पे अटका रह गया वहां दिक्कत हो जाएगी। यही देखो, कल मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी समझाया था, मैक्सिमम टीचर सिर्फ आपको रेजिस्टेंस तक पढ़ाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का एक्सेप्शन मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो वहां पावर का कंसेप्ट तो वैलिड रहा, लेकिन रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट क्या हो गया था, इनवैलिड। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर तैयारी करनी है तो तरीके से करो। ऐसे अगर रैंडमली करोगे कि भैया हमें बस एक छोटी सी चीज पता है, ना उसका आगा पता ना पीछा, ना उसका लॉजिक पता, बस हम इतना जानते और इतना हम कर देंगे, ऐसे मत करो, मजा नहीं आएगा। बाप रे, कहां गए हम? चलो अब आगे चलते हैं यार। एक चीज हमें क्लियर हो गई, तीसरी क्लासिफिकेशन हमारी पूरी हो गई। अब मैं चौथी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूं। दैट इज लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अब भाई बात यह है, लंप्ड है और या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका क्या मतलब है? सर ऑल एक्टिव सिस्टम आर नॉन लीनियर, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं यार, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कल हमने प्रथमेश ग्राफ बनाया था ना, एक्टिव आ रहा था जिसका स्लोप नेगेटिव था, वो लीनियर तो था और वो एक्टिव भी था, है ना, जिसमें y इक्वल टू माइनस एम एक्स वाली लाइन है, या ये कह दो y इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू में m नेगेटिव है। चलो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव समझाने के लिए हम एक वायर ले लेते हैं। जस्ट लेट मी चेक इफ आई हैव अ वायर। देखो यार, अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए वायर आती है ना, ये एक्चुअल में केबल होती है। दिस इज एक्चुअली अ केबल, इट इज नॉट अ वायर। ये आपने देखा होगा ना, यूएसबी पोर्ट है मोबाइल चार्जिंग के लिए, यूएसबी केबल है। अब ये एक्चुअली केबल होती है। केबल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कंडक्टर भी होता है, उसी के ऊपर इंसुलेशन भी होता है, सारे लेयर्स होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे, तो उसको केबल कहते हैं। इसके अंदर ही फॉरवर्ड और इसके अंदर ही रिटर्न पाथ होता है। जबकि जब वायर की बात करते हैं ना, तो एक वायर फॉरवर्ड के लिए लगती है और एक रिटर्न के लिए लगती है, यानी एक वायर करंट लोड तक ले जाने के लिए लगती है और एक वापस लाने के लिए, क्योंकि करंट को क्लोज पाथ चाहिए। तो एक वायर अगर सोर्स से लोड तक करंट लेके जाएगी तो दूसरी वायर उसको वापस लेकर के आएगी। तो यहां पे जब हम केबल की बात करते हैं, तो केबल के अंदर ही फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों पाथ होते हैं। ठीक है, दोनों पाथ होते हैं। अब ये जो केबल होती है ना यार, अगर इसको मैं बीच में से कट कर दूंगा, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काट दूंगा ना मेरे भाई, बीच में से अगर मैं काट दूंगा, आधी कर दूंगा केबल, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। अब ये जो रो एल बाय ए वाला रेजिस्टेंस है ना, वो इसमें पूरा फैला हुआ है, ठीक है,
पूरा ऐसे फैला हुआ है। तो बेटा इस तरह से जब कोई एलिमेंट के अंदर कोई पैरामीटर पूरे में फैला रहता है, दैट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में क्या लिखते हैं, पॉइंट लिखो, इसको डिक्टेट करा देता हूं, मैं लिखूंगा क्या, लिखना डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आर दोज, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आर दोज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बेटा इसको मैंने काट दिया तो मैं अपना स्पीकर कहां से चार्ज करूंगा, दिमाग में तो मेरे भी आया काट दूं, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने काट दिया तो फिर भाई मैं अपना लेक्चर लूंगा कहां से, है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो लिखो whenever, क्या लिख रहे थे हम, चलो दोबारा से लिखो यार, मैं भूल गया, इसलिए बीच में ना डिस्टर्ब मत किया करो। लिखो whenever the parameter, whenever the parameter of an element, whenever the parameter of an element is spread throughout the element, is spread throughout the element, then it is said to be, then it is said to be distributed in nature, then it is said to be distributed in nature। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ पैरामीटर, पैरामीटर सच एज R, L और C is spread throughout the element, is spread throughout the element। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अब देखो यार, आपने ना लैब के अंदर रेजिस्टेंसेस ऐसे भी देखे होंगे, आपने लैब के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा होगा जिसे मैं कहता हूं सिरेमिक रेजिस्टर, सिरेमिक रेजिस्टर लाइट ब्राउन कलर के आते हैं, देखें ब्रेड बोर्ड के साथ यूज किए होंगे, मेरे पास पड़ा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता जरूर, डंबल टाइप का होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ये तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, इस पे कलर स्कीम भी होती है ऐसे, है ना। तो ये होता है लंप्ड रेजिस्टर। लंप्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा इसका सारा का सारा रेजिस्टेंस, इसका सारा का सारा रेजिस्टेंस इसी के अंदर समाया हुआ है, इसका सारा का सारा रेजिस्टेंस इसी के अंदर समाया हुआ है। यानी जब किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बहुत छोटे रीजन में और आइडियली एक पॉइंट पे कन्फाइन हो जाए, देन इट इज सेड टू बी अ लंप्ड एलिमेंट, अ लंप्ड एलिमेंट। ऐसे ही आपने पता है एक और देखा होगा, बटन टाइप का कैपेसिटर देखा होगा, बटन टाइप का कैपेसिटर कहलाता है सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस पे वैल्यू डली होती है। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ये सिलेंडर की तरह होता है, ऐसे, है ना। तो ये सब के सब क्या हैं, लंप्ड एलिमेंट्स हैं। रुको, मेरे पास एक डिवाइस तो पड़ी थी, जस्ट लेट मी चेक, कहाँ गई, हाँ ये रही, चलो, ये एक ना पेन ड्राइव टूटी थी, अब पता नहीं आप लोग देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, कोशिश करते हैं, है ना, चलो कोशिश करते हैं, बताना मुझे दिख रहा है या नहीं। ये दिख रहा है क्लियर, फोकस आ रहा है इसमें, देखना फोकस आ रहा है इसके अंदर, बताओ। इसके अंदर देखो नीचे छोटे छोटे कैपेसिटर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर, और एक बड़ा सा जो सिलेंडर है ना वो रेजिस्टेंस लिखा है R400, R400 देखो दिख रहा है आप लोगों को, बताओ मुझे मेरे भाई,
ये नजर आ रहा है? ये बड़ा सा जो सिलेंडर दिख रहा है ना, मेरे को लग नहीं रहा कि फोकस आ पा रहा है, थोड़ा दूर ले जाके देखते हैं। देखो ये बड़ा सा सिल्वर कलर का सिलेंडर दिख रहा है, ये जो बड़ा सा सिल्वर कलर का सिलेंडर है ना, ये रजिस्टर है, और इसमें ना ये कैपेसिटर बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। देखिए इतनी पास से नजर आता है, पास से ना ब्लरी हो जा रहा है, दूर से ही फोकस आ रहा है। देखो दूर से मेरे को लग रहा है, यहां से आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंडर जो है ये रजिस्टर है, तो ये लंप्ड है, ठीक है, तो ये लंप्ड है। अरे कैमरा का फोकस ना यहां पे एडजस्टेड है, इसीलिए दिक्कत है, चल कोई बात नहीं। तो लंप्ड की डेफिनेशन लिखो, लंप्ड की डेफिनेशन आप लोग लिखो, whenever the entire property of an element, whenever the entire property of an element is concentrated at a single point, whenever the entire property of an element is concentrated at a single point, such an element is said to be lumped in nature. Such an element is said to be lumped in nature. चमका भाई यहां तक? अब बात है इस क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, या ऐसा कर भी क्यों रहे हैं। तो अगला पॉइंट लिखना, किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल on lumped elements. Kirchhoff's law are applicable on lumped elements. ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये KVL और KCL वाले लॉज नहीं लगते हैं। बात को ध्यान देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में KCL और KVL जैसे लॉज नहीं लगते हैं। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? तो बेटा इसीलिए देखो, जब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बात करते हैं EMT के अंदर, इलेक्ट्रिकल वाले बात करते हैं पावर सिस्टम के अंदर, तो जब बेटा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात होती है, तब हम क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन पे डायरेक्टली KVL KCL नहीं लगाते, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेके पहले उसे लंप करते हैं और फिर उसमें KVL KCL एप्लीकेबल होते हैं। तो एक पॉइंट यही लिखना, ट्रांसमिशन लाइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, सो KVL and KCL cannot be directly applied. KVL and KCL cannot be directly applied, but we have to approximate them by a lumped model, to apply Kirchhoff's laws. बिना लंप के हमारी नेटवर्क एनालिसिस चलेगा नहीं ना। तो जो हम नेटवर्क एनालिसिस अभी पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द लंप्ड एलिमेंट्स। ये पूरा लंप्ड पे चल रहा है, यहां डिस्ट्रीब्यूटेड की बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड को भी लंप से अप्रोक्सीमेट करते हैं, तब जाके नेटवर्क एनालिसिस के लॉज लगाते हैं। चमक गया भाई सब लोगों को? और बहुत अच्छी बात लिखी है ज्योतिर्मय ने कि भाई अगर लंप्ड एलिमेंट है तो आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो, देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वहां पे आप उसको टच या फील नहीं कर सकते। ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो प्रथमेश, ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, चलें आगे। लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर है तो एक बार दिल बन जाना चाहिए यार चैट के अंदर। एक और क्लासिफिकेशन हमने कवर कर दिया है। इसी बात पे अगले क्लासिफिकेशन पे चलता हूं भाई। अब क्या रह गया? हाँ एक रह गया ना, फिर मैं भूल गया। अच्छा हाँ, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। लो
शुरू हो गया हमारे बोर्ड का ड्रामा। तुमने यार नजर लगा दी हैंड राइटिंग के बारे में बात करके ना, बोर्ड मेरा गड़बड़ करने लगा। ये कभी कभी ना एक आध पेज पे ऐसे करता है कि लेटर गायब रहते हैं। अब देखो टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट क्या है, समय के साथ बदलाव। अगर एलिमेंट की वैल्यू समय के साथ बदलती है तो उसे कहते हैं टाइम वेरिएंट, और अगर समय के साथ नहीं बदलती है तब उसे कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। अब आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है या आप लोगों के हिसाब से ये विद टाइम चेंज होती है? बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या होता है, वेदर द वैल्यू रिमेन्स द सेम और द वैल्यू चेंजेस विद टाइम? कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, क्या होता है आप लोगों के हिसाब से, क्या होता है? टाइम वेरिएंट होते हैं एलिमेंट या इनवेरिएंट होते हैं? बेटा बोर्ड तो काले रंग का है, काला टीका लगा है, नजर कैसे लगेगी? चलो बताओ। बिल्कुल बेटा, ये हर एग्जाम के लिए यूनिवर्सल है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के लिए या फिर कॉलेज के लिए या फिर आपके गेट के लिए, ईएससी के लिए, सब जगह चलेगी। बिल्कुल चेंज होती है। देखो अब जैसे मान लो कोई लोहा है, कोई लोहे का आयरन का पीस है, अब उस आयरन के पीस का अगर जंग लग जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये चेंज इतना स्लो होता है, ये चेंज। अभिनव यार एक ही चीज तुम 10 बार क्यों पेस्ट करते हो मेरे बच्चे? एक बार भी बताओगे तो भी बात उतनी ही समझ आएगी। अब तुम ये सोचो मैं ऐसे लेक्चर लेने लगूं तुम्हारी तरह, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। मजा आया क्या? मजा आया? नहीं आया ना? बोर हो गए? ऐसे तुम लोग अपने आंसर, जब एक आंसर 50 बार पेस्ट करते हो, सेम फीलिंग मुझको आती है। अब देखो क्या होता है, जैसे आयरन पीस के अंदर जंग लग जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बदलेगा। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस इतना स्लो चेंज हो रहा है वहां पे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे या बहुत स्मॉल इंटरवल में देखोगे तो आपको वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही नजर आने वाली है, ठीक है? ऑलमोस्ट आपको वैल्यू कांस्टेंट नजर आएगी। समझ में आई मेरी बात? तो क्या होता है ना, नेटवर्क के अंदर जो हम टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं वो सेकंड्स में होता है, जबकि वैल्यू चेंज होने में आवर्स लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं। उतना टाइम हम कभी लेके ही नहीं चलते, हम बात करते हैं सेकंड्स की, बात करते हैं सेकंड्स की। और सेकंड्स के अंदर मेरे बच्चों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इस पे लिखना प्रैक्टिकली, या फिर ऐसे लिखो द एलिमेंट्स वेयर the elements where the parameters change with respect to time, the parameters change with respect to time are said to be time variant, are said to be time variant, and the elements where the parameters remain almost constant, where the parameters remain almost constant with respect to time are said to be time invariant, are said to be time invariant। इतनी बात चमकी। अब अगला पॉइंट लिखो, practically all the elements are time variant, practically all the elements are time variant, but they change very slowly, with respect to time, such that
their value such that their value within a few seconds, their value within a few seconds remains almost constant, remains almost constant, ठीक है, their value within a few seconds remains almost constant, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर बेटा हम टाइम बहुत छोटे इंटरवल में लेते हैं, इसीलिए कांस्टेंट लेते हैं। तो एक पॉइंट और लिखना, इन आवर एनालिसिस वी विल कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स एज, in our analysis we will consider all the elements as time invariant, we will consider all the elements as time invariant। अब देखो, अब मान लो v वर्सेस i का हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे ये वाला ग्राफ मान लो T1 पे आया, ये ग्राफ मान लो T2 पे आया, और एक तीसरा ग्राफ ये मान लो T3 पे आया, ठीक है। अब बेटा अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राफ आपको मिल रहे हैं, अगर अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग ग्राफ मिल रहे हैं, then it is said to be time variant if at different time we get different characteristic, then element is called टाइम वेरिएंट, ठीक है। तब इसको टाइम वेरिएंट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो मेरे भाई। अब देखो ये सारी क्लासिफिकेशन होती है। अब मैं आपको ना इस पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, तो आप लोग मुझे शुरुआत की 3 क्लासिफिकेशन बताना, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, बाइलेटरल यूनिलेटरल। ये 3 चीजें चाहिए, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, बाइलेटरल यूनिलेटरल। क्योंकि देखो टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट तो नहीं बता पाओगे, और ऐसे लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड भी ग्राफ से नहीं बता पाओगे। तो 3 चीजें बताओगे, लीनियर नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, बाइलेटरल यूनिलेटरल। बताओ जरा, ये ग्राफ दे रखा है, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, बाइलेटरल यूनिलेटरल, क्या है भाई, बताते चलो। अब तो तुम बढ़िया तरीके से समझ चुके हो, बता ही सकते हो। कम ऑन एवरीवन, बोलो मेरे भाई। नॉन लीनियर है, बहुत ही बढ़िया, अग्रीड। एक्टिव या पैसिव, बताओ। यहां मैंने एलिमेंट का डायग्राम तो दिया नहीं है, एक्टिव या पैसिव। बेटा ये पैसिव है। कैसे सर पैसिव है? क्योंकि इसका जो स्लोप है, स्लोप इज ग्रेटर देन 0, तो रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज पैसिव। समझ में आई बात? जब तक डायग्राम नहीं दिया, जब तक स्लोप से चेक करेंगे। मैंने आपको लिखवाया भी था, इफ करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी, करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी आर नॉट स्पेसिफाइड, we judge active and passive
वी जज एक्टिव एंड पैसिव बाय मीन्स ऑफ स्लोप। अब यूनिलेटरल बाइलेटरल बताओ यार। अरे भाई नॉन लीनियर है तो यूनिलेटरल ही होगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आर नॉट सेम। ठीक है भाई, तो ये नोट डाउन कर लो। मुझे समझ नहीं आया इसमें इतने लोगों ने एक्टिव पैसिव की गलती क्यों की। एक्टिव पैसिव की इसमें काफी लोगों ने गलती कर दी। चल ये क्लियर हुआ ना, आगे चलते हैं। अगला बताओ भाई, कैरेक्टराइज द एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। अगेन नॉन लीनियर, लीनियर, एक्टिव पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। बताओ क्या है ये, क्या है ये? लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। व्हाट इज दिस? नॉन लीनियर है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स इधर नहीं चल रहा ना, इधर तो इसने ऐसे दिखा रखा है बेसिकली 0। पैसिव है, सही बात है, रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव तो इट इज पैसिव, और दोनों क्वाड्रेंट में सेम नहीं है इसीलिए यूनिलेटरल। बहुत सही, नॉन लीनियर, पैसिव एंड यूनिलेटरल। अगला देखो, मैं ग्राफ थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों को नजर ना आ रहा हो। अब बताना क्या है, बताओ भाई क्या है ये? लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। व्हाट इज दिस? क्या है ये? पैसिव, ओके, रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, नॉन लीनियर है, सीधी बात है, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ नहीं है, लेकिन मेरे भाई बाइलेटरल है, ये वाला बाइलेटरल है, ग्राफ दोनों क्वाड्रेंट में सेम है। ठीक है, बाइलेटरल है। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब तक वैल्यू मार्क करके ना देना, आप ये माना करो दोनों क्वाड्रेंट में बराबर एक्सटेंड हो रहा है। इसने वैल्यू मार्क नहीं कर रखी ना यहां भी, तो हम कैसे मान लें कि वैल्यू अनइक्वल है? अगर वैल्यू मार्क करके देगा तब हम ये कह सकते हैं ऊपर नीचे वैल्यू अनइक्वल है। ये क्या है? नॉन लीनियर है, बहुत ही बढ़िया। पैसिव भी है भाई, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, एंड इट इज बाइलेटरल। जब तक वैल्यू ना दे दोनों तरफ बराबर मानो। ठीक है, जब तक वैल्यू ना दे दोनों तरफ बराबर मानना। सही है, क्लियर हो गया ना कैसे जज करते हैं एलिमेंट्स को? तो ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो फिर यार इस टॉपिक को यहीं तक रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रेजिस्टेंस को लेके। तो अब हम नेटवर्क के एलिमेंट्स पे जाएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब बातें करेंगे कल। ठीक है तो यार देखो 14 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे रजिस्टर कर लो यार, 100% तक भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो अंकित ईएससी कोड लगा के तुरंत रजिस्टर कर लो कॉम्बैट के लिए, इस बार स्कॉलरशिप लेके आना है। ठीक है, और अंकित ईएससी कोड से अगर आप इमीडिएट ज्वाइन करते हो यार तो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हो विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई अवेलेबल है।
हर एक एलिमेंट के अंदर अनमोल। चलो इसके अलावा देखो अंकित ईएससी कोड से आपकी 1 ईयर की फीस होगी 45,225 और 2 ईयर की होगी 66,600 और यहां पे आप 2 ईयर के लिए जाएंगे पर मंथ कॉस्ट आपको मिनिमम पड़ेगा एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई देखो ये है मेरा अनअकैडमी आईडी, तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो भी कर लो और यहां पे आप मुझे मैसेजेस भी भेज सकते हो, चैट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देंगे यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्म किया करो यार, इस तरह की क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। और बेटा शेयर जितना करोगे उतना ये इनिशिएटिव स्प्रेड होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम लोग लॉन्च कर पाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो चलो यार कल मिलेंगे सेम टाइम 6:30 PM विद रेजिस्टेंस। थैंक यू।